हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। तो आज हमारा सब्जेक्ट जो हम कर रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इसमें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 2। ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनने वाला है वन ऑफ द इस यूनिट में से कि ट्रेड यूनियन एक्ट आखिरकार है क्या। अगर आपको ट्रेड यूनियन एक्ट आ जाता है, सबसे पहले एक्ट का ईयर याद कर लो। दिस इज ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। तो देखो, अगर ट्रेड यूनियंस एक्ट आ जाता है, पहले तो आप समझाओगे कि ट्रेड यूनियन एक्ट कौन से ईयर का है और ये क्या कहता है, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप बनाओगे स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट। ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे क्या क्या है स्कोप में, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस एक्ट के। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं थोड़ी इस एक्ट में, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, वो समझा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ट्रेड यूनियंस की, जो ऑफिसर्स हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कोई भी ट्रेड यूनियन है उसको लीगल स्टेटस कैसे मिलता है, कैसे कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैंसिल होती है, कैसे आप री रजिस्ट्रेशन के लिए अपील कर सकते हो, कैसे अमेलगमेशन होता है, डिसोल्यूशन होता है, या फिर चेंज ऑफ नेम कर सकते हो आप ट्रेड यूनियंस का, चेंज ऑफ ऑफिस कर सकते हो, क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं ट्रेड यूनियन के, कैसे कोई भी ट्रेड यूनियन रिकॉग्नाइज की जा सकती है। इतने ज्यादा पॉइंट्स हैं इसमें से, हम इतना अच्छे से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। ठीक है, तो थोड़े से याद कर लेना कि आप क्या क्या लिख के आ सकते हो ट्रेड यूनियन एक्ट में 1926 में। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्रेड यूनियन एक्ट आखिरकार है क्या। ये एक्ट बना था 1926 को। इसको पहले हम कहते थे इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, और ये इन्फोर्स हुआ था 1 जून 1927 में। ठीक है, इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 was passed to provide registration of trade unions, ताकि लॉफुल एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स की और उनको लॉफुल दर्जा मिल पाए। इसलिए कैसे रजिस्टर होंगी ट्रेड यूनियंस, इसके लिए इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एग्जिस्टेंस में आया था। ठीक है, इसमें एक्ट ने ये डिफाइन किया कि कैसे रजिस्टर होंगी ट्रेड यूनियंस, और कुछ प्रिविलेजेस एंड प्रोटेक्शन दी थी जो कि रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस को मिलती है। क्लियर हो गया इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, ये एक्ट अभी कहता क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ दिस एक्ट। ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंडीशंस बताई गई हैं कि कोई भी ट्रेड यूनियन कैसे रजिस्टर्ड होती है। अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर हो गई, उसकी क्या क्या ऑब्लिगेशंस हैं, क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। ये सारे ऑब्जेक्टिव हैं इस एक्ट के कि कैसे रजिस्ट्रेशन होगी, क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या लाइबिलिटीज होंगी, जो कि एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के होते हैं। ठीक है, और जो इस एक्ट का स्कोप था वो पहले था कि ये वाला एक्ट पूरे इंडिया में एप्लीकेबल था एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ लॉ, स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये हर एक काइंड ऑफ यूनियन, बेशक वो वर्कर्स की हो या एम्प्लॉयर्स की हो, हर एक पर एप्लीकेबल है। इसका मेन मकसद क्या है कि जितना भी लेबर मैनेजमेंट का रिलेशन है उसको कैसे रेगुलराइज करना है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इस एक्ट के अंदर समझाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन क्या होती है, ट्रेड डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं, और वर्कमैन क्या होते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो इस एक्ट में समझाई गई हैं। क्लियर हुआ। नेक्स्ट, राइट्स एंड लाइबिलिटीज क्या है एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की। ये बहुत लंबी लिस्ट है, आप इतनी लंबी लिस्ट मत याद करना। जैसे इतना समझ लो कि जो ट्रेड यूनियन है ना, उसको राइट है कि वो एक जनरल फंड भी मेंटेन कर सकती है और एक सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी मेंटेन कर सकती है। जस्ट इतना सा पॉइंट कर लो कि a registered trade union has a right to maintain a general fund and a separate political fund। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होती है ट्रेड यूनियंस की। अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार आर सेक्शन 3 में डिफाइंड है इस एक्ट के। प्रोविजंस टू बी कंटेन, मतलब रूल्स जो भी हैं वो सारे सेक्शन 6 में हैं। ये सारे प्रॉपर रजिस्ट्रेशन का सारा है। आप ये रजिस्ट्रेशन लर्न करके जा सकते हो, क्योंकि अगर आप लिख के आओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इस चीज के। मैं आपको एक बार ये बता देती हूँ पूरी रजिस्ट्रेशन के एक्ट्स क्या है। सेक्शन 3 से लेके सेक्शन 10 तक ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन कर दिए। देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार्स सेक्शन 3 में है, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 4 में है, जो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन है वो सारी मेंशन है सेक्शन नंबर 5 में। प्रोविजंस टू बी कंटेन्ड इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ये सारे प्रोविजन सेक्शन नंबर 6 में है। पावर्स टू कॉल फॉर फर्दर पर्टिकुलर सेक्शन नंबर 7 में है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 8 में है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में सेक्शन नंबर 9 है, और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 10 में है। ये याद कर सकते हो आप। मेन आप ये याद रखो, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9 में है, और कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 10 में है।
तो ये हमें रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा लर्न हो गया। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कि जैसे अभी कोई भी ट्रेड यूनियन है तो उसमें जो रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जो एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है मैंने आपको बताया कि सेक्शन 5 में है। सो 7 पर्सन का नाम होना चाहिए ट्रेड यूनियन के, उन पर्सन की ऑक्यूपेशन, एड्रेस, प्लेस ऑफ वर्क होना चाहिए, आप जो ट्रेड यूनियन का नाम रख रहे हो वो होना चाहिए, और जो ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस का एड्रेस है वो भी होना चाहिए। सो ये था हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के बारे में। इसमें और भी काफी चीजें हैं, अगर आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो। जैसे हमारा एक और टॉपिक है यूनियन रिकॉग्निशन एंड डी यूनियनाइजेशन। सो ये भी ट्रेड एक्ट का ही पार्ट है 1926 का। जैसे कोई भी ट्रेड यूनियन है उसको कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे और कैसे अगर कोई ट्रेड यूनियन है उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल होगी। सो ये वो वाले पॉइंट्स हैं रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन के और कैंसिलेशन के। सो अभी इनको डिटेल में देखते हैं। कहते हैं कि इसमें प्रॉपरली बताया है कि ट्रेड यूनियंस को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। सो ताकि उनका मेन पर्पस क्या होता है ट्रेड यूनियंस का, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर हासिल करना। सो इसमें प्रॉपर बताया हुआ एनेक्स्चर्स बताए हुए हैं कि व्हेन देयर इज मोर देन वन ट्रेड यूनियन, अ यूनियन फंक्शनिंग फॉर एटलीस्ट 1 ईयर आफ्टर रजिस्ट्रेशन शुड गेट रिकॉग्निशन। कि जहाँ पे एक से ज्यादा ट्रेड यूनियंस हैं वहां पे वो वाली ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो 1 साल से ज्यादा से काम कर रही है। ठीक है। Where a union has been recognized, there should be no change in its position for a period of 2 years। ठीक है, जहाँ पे सेवरल यूनियंस है इंडस्ट्री में, द वन विद द लार्जेस्ट मेंबर शुड बी रिकॉग्नाइज। जब बहुत सारी यूनियंस हैं सेम इंडस्ट्री में, तो जिसके सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। द मेंबरशिप ऑफ यूनियन शुड कवर एटलीस्ट 15% ऑफ वर्कर्स इन द कंसर्न इंडस्ट्री। ओनली यूनियन विच ऑब्जर्व द कोड ऑफ डिसिप्लिन, जो जो कोड ऑफ डिसिप्लिन को फॉलो करेगी सिर्फ उसको ही रिकॉग्नाइज किया जाएगा। ठीक है। अ यूनियन में बी क्लेम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव यूनियन इन द लोकल एरिया इफ इट इज अ मेंबरशिप ऑफ एटलीस्ट 25% ऑफ वर्कर्स इन दैट लोकल एरिया। सो लोकल एरिया में सिर्फ वही पूरी कंसिडर की जाएगी जिसमें एटलीस्ट 25% ऑफ द वर्कर्स हैं उस लोकल एरिया के। इतना समझ आ गया कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अगर एक से ज्यादा ट्रेड यूनियन है तो जिसको 1 साल हो गया ऑपरेट करते हुए उसको कंसीडर करेंगे, और अगर बहुत सारी ट्रेड यूनियंस है एक ही इंडस्ट्री में तो जो जिसमें सबसे ज्यादा लार्ज मेंबरशिप है हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। सो कैसे कैंसिल होगा सर्टिफिकेशन। या तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो कि हाँ हमें कैंसिल करवानी है ऑन द एप्लीकेशन। सो जब भी सब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद वो ट्रेड यूनियन कैंसिल हो जाएगी। नेक्स्ट है सो मोटो। सो मोटो क्या बोलते हैं कि नॉट लेस देन 2 मंथ्स का नोटिस के बाद आप उनको कैंसिल कर सकते हो। कैंसिल क्यों क्यों हो सकती है, एक तो ट्रेड यूनियन या तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, या उसने बिल्कुल ही कॉन्ट्रावीन किए हैं कोई भी प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब कोई भी एक्ट के प्रोविजंस का उल्लंघन किया उस वजह से हो सकता है। ठीक है। उसके अलावा द रजिस्ट्रेटेड ट्रेड यूनियन ceases to have requisite number of members, मतलब जितने भी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उस ट्रेड यूनियन के होने के वो नंबर ऑफ मेंबर्स ही नहीं है। सो इन कारणों की वजह से कोई भी ट्रेड यूनियन का कैंसिलेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूनियन मैनेजमेंट रिलेशंस। तो यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशंस के बारे में हमारे पास एज सच कोई भी इतना कॉन्क्रीट डाटा नहीं है। आपको पता है कि यूनियन यूनियन मतलब ट्रेड यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशंस कैसे होते हैं, तो आप अपनी तरफ से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। पहले आप पूरा समझा दो कि ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं, उसके बाद मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है, उसके बाद इन दोनों के रिलेशंस के बारे में आप अपने अपने पर्सपेक्टिव्स मेंशन करके आओगे। कहते हैं कि जो यूनियन है और यूनियन मैनेजमेंट है इनके रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू इनके बीच में रेगुलरली इंटरेक्शंस होती रहती हैं और सारी कंडीशंस इनकी रिलेशनशिप्स पर डिपेंड करती हैं। काफी बार यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में कंफ्लिक्ट हो जाता है। सो कंफ्लिक्ट, इनका जो कंफ्लिक्ट है वो सबसे ज्यादा लोगों की अटेंशन गेन करता है। सो कंफ्लिक्ट के बहुत सारे आप बता सकते हो कि कंफ्लिक्ट होती है जब यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इनके बीच में राइट बैलेंस होना ताकि विन विन सिचुएशन हो वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर इनकेस कंफ्लिक्ट होता है सो नेगोशिएशंस और सेटलमेंट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो आप ये भी मेंशन करके आ सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जो यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशंस को इफेक्ट डालते हैं। पहले तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में। सो कम्युनिकेशन उनका कैसे हो रहा है, क्या वो एक दूसरे की बातों को सुनने के लिए तैयार भी है या नहीं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि इन दोनों का रिलेशन कैसा होगा, यूनियन का और मैनेजमेंट का। ठीक है। यूनियंस कैसी हैं, मतलब क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, ये सारी चीजें। मैनेजमेंट उनको क्या क्या वेजेस दे रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स दे रहा है, दोनों की आइडियोलॉजीज क्या हैं, उस टाइम पे क्या टेक्नोलॉजी चल रही है वहां पे, लेबर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस टाइप की लेबर फोर्स है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। सो आप अपनी तरफ से पॉइंट्स बना सकते हो कि ये मल्टीपल चीजें हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स जो यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशन को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट एक दो चीजें हमें और समझनी होंगी कि देखो जो यूनियन और मैनेजमेंट का रिलेशन है, इसमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज वगैरह होगी वो भी इंपॉर्टेंट है, पब्लिक पॉलिसीज भी जरूरी है, जो हमारी कंट्री है, स्टेट है, वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बहुत जरूरी है, और लेबर की जो पॉलिसीज हैं वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हर एक चीज, बेशक वो स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेबर पॉलिसीज हो, पब्लिक पॉलिसीज हो, वो सारी की सारी चीजें इफेक्ट डालती हैं यूनियन और मैनेजमेंट के रिलेशंस पर। ठीक है, सो इंडिया के कुछ लेबर लॉज हैं जिनको आप लर्न कर सकते हो, जिसको आप मेंशन करके आ सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स हैं लेबरर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे एक एक्ट है अप्रेंटिस एक्ट 1961, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923, फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, the employees pf and mp act 1952, ESIC Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Bonus Act 1965 and Payment of Gratuity Act 1972। अगर इतने सारे एक्ट्स नहीं लर्न हो रहे, आप इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वाले कर लो। इंपॉर्टेंट वाले आपको बता देती हूँ। एक तो आप कर लो फैक्ट्रीज एक्ट 1948, एक कर लो इंडस्ट्रीज डिस्प्यूट एक्ट 1947। दो एक्ट्स होगी, 1947 का, एक 1948 का। एक कर लो ESIC एक्ट 1948, एक कर लो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। सो ऐसे बोल देना वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 भी कर लो। सो बोल देना कि बहुत सारे इंडियन लेबर लॉज हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोशिश कर रहे हैं कि जो लेबर है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हर एक एंड से ट्राई करती है कि जो लेबरर्स हैं उनका बेनिफिट हो पाए। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ मेंशन्ड है रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं कि जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गारंटी दी है कि राइट ऑफ द सिटीजन को प्रोटेक्ट करेंगे। और यहाँ पे काफी डीपीएसपीज हैं, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ताकि प्रॉपर ऑर्डर और जस्टिस मिल सके। सो पीपल हैव अ राइट टू फॉर्म यूनियंस, और ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स या फोर्स लेबर वगैरह नहीं होनी चाहिए, और बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए इन द माइंस और ऐसी जगह पे जहाँ पे हैजार्डस वर्क होता हो। सो हमारी जो आर्टिकल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोटेक्ट करते हैं ये सब चीजें, तो वो है आर्टिकल नंबर 39, 41, 42, 43। यहाँ पे स्पेशल रेलिवेंस दिया गया है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल लेजिस्लेशन। सो जो आर्टिकल 39 है वहाँ कहीं ना कहीं प्रॉपर एम्फेसिस दिया गया है डीपीएसपी पर, जहाँ पे बोला गया है कि जो इक्वल पे मिलनी चाहिए मैन को भी और वुमेन को भी, मैन और वुमेन को दोनों को इक्वल पे मिलनी चाहिए, ये आर्टिकल 39 जस्टिफाई करता है। उसके बाद जो आर्टिकल 41 है वो इन चीजों पर एम्फेसिस देता है कि जो राइट टू वर्क है वो सबको मिलना चाहिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन द केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयड, ओल्ड, सिकनेस, डिसेबल्ड, सभी को राइट मिलना चाहिए काम करने का। ये आर्टिकल 41 ये इंश्योर करता है। आर्टिकल 42 क्या मिलता है कि जो कंडीशंस है वो ह्यूमेन कंडीशंस होनी चाहिए काम की, और मैटरनिटी रिलीफ वगैरह मिलनी चाहिए। आर्टिकल 41 क्या बोलता है कि कंडीशंस ऑफ वर्क जो है वो डिसेंट लाइफ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, और प्रॉपर थोड़ा सा लेजर टाइम देना चाहिए, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। सो ये सारे आर्टिकल्स है। 39 क्या बोलता है, इक्वल वेजेस। 41 क्या बोलता है, राइट टू वर्क सभी को मिलना चाहिए। 42 क्या बोलता है कि मैटरनिटी लीव वगैरह होनी चाहिए प्रॉपर। 43 बोलता है 43 आर्टिकल ही बोलता है कि जो लाइफ स्टाइल है वो डिसेंट होना चाहिए, वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, लेयर वगैरह का भी जो मतलब रिलैक्सेशन टाइम है या फिर सोशल या कल्चरल अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी प्रॉपर मिलनी चाहिए। सो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं हमेशा ये ट्राई करती है कि जो सारी चीजें हैं वो अच्छे से हों। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में से, दैट इज ILO। ILO स्टैंड फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ILO क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद स्पेशल ये स्टैब्लिश हुई थी 1990 में एज अ पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस, मतलब नेशंस ने मिलकर ये स्टैब्लिश की थी ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये ओनली ऐसी इंटरनेशनल बॉडी थी जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सर्वाइव करी थी। उसके बाद ILO एक स्पेशल इंपॉर्टेंट एजेंसी बन गई यूनाइटेड नेशंस की 1946 में। ठीक है, ILO हमेशा ये ट्राई करती है कि वर्ल्ड में पीस बना रहे सोशल जस्टिस के थ्रू। ठीक है, इंडिया 1919 में ही इसका ओरिजिनल सिग्नेटरी मेंबर बन गया था। सो ये सारी चीजों पर अपना अटेंशन पे करती है, बेशक वो वर्किंग कंडीशंस हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जो इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, डिसीजेज हो रही हैं, क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को, यंग लोगों को और वुमेन को, वो सारा ये ट्राई करता है कि सारी इश्यूज को रिजोल्व किया जा सके। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या है ILO के, ILO के ऑब्जेक्टिव्स हैं, देखो अगर ILO आ गया तो आपको पहले तो इंट्रोडक्शन देके आनी है, थोड़ी सी हिस्ट्री बता देना ILO की, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बता देना ILO की, वर्किंग स्ट्रक्चर बता देना ILO का, और ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर समझा देना ILO का, और इश्यूज क्या है ILO के वो समझा के आने। सो अगर ILO क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो, ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री आ जाएगी,
ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर और इसका इश्यूज आ जाएंगे। ये 3-4 टॉपिक्स आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज करना, फुल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, हेल्दी वर्कर्स हो, प्रोटेक्शन हो वर्कर्स की, उसके बाद चाइल्ड वेलफेयर करना, मैटरनिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन देना। आप इतनी मर्जी पॉइंट्स बना सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर क्या है? देखो, जो मेन आईएलओ का स्ट्रक्चर है उसमें ये है, सबसे पहले है इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, उसके अंडर आएंगी गवर्निंग बॉडीज, उसके बाद आएगा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस। सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑफिस और सबसे नीचे सबसे ऊपर इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस और सबसे नीचे इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, और बीच में आ जाएगी गवर्निंग बॉडी। सो ये सारा कंप्राइज करता है स्ट्रक्चर ऑफ आईएलओ। समझ आ गया? और आईएलओ एक ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर है। ट्राई पार्टी मतलब 3 पार्टीज। ठीक है, वर्कर्स, गवर्नमेंट्स एंड एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट। सो इसमें क्या है? आईएलओ एक ट्राई पार्टी स्ट्रक्चर है विच एम्प्लॉयर्स, वर्कर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव सभी की इक्वल वॉइस है, और ये कहीं ना कहीं पूरी कंट्री को शेप करने में हेल्प करता है। ठीक है, पर आईएलओ को बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जो मिनिमम वेज पर काम कर रहे हैं उन लेबरर्स के राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। कई बार कईयों को लेबर में फोर्स से काम करना पड़ता है, मतलब फोर्स लेबर में उनको धकेल दिया जाता है। सो उनके अगेंस्ट कैसे फाइट बैक करना है। सो दीज आर द सम ऑफ द इश्यूज जो आईएलओ को फेस करने पड़ते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है मेजर इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इश्यूज। अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है उसमें कुछ मेजर इवेंट्स हो रहे हैं, मतलब जो ये ऐसे काफी ज्यादा इंटरनेशनल इश्यूज हैं, इवेंट्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरनेशनल रिलेशंस पर इफेक्ट डाल रहे हैं। सो ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं या इंटरनेशनल इश्यूज हैं आप मेंशन कर सकते हो कि आजकल के टाइम में जो एमएनसीज हैं, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट हो रही हैं। पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी की चेंजेस आ रही हैं, बार्गेनिंग की नई नई डिमांड्स आ रही हैं, काफी ज्यादा अमेलगमेशन, मर्जर्स, टेक ओवर्स, डाउन साइजिंग, ये सब हो रही है, स्पेशलाइजेशन आ रही है, एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज आ रही हैं। जैसे आप ये भी मेंशन कर सकते हो, जैसे आजकल कोविड का टाइम अभी जाके हटा है, कोविड चल रहा था, तो उस टाइम पे भी काफी ज्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस में इश्यूज आए। तो जितनी भी लेटेस्ट चीजें हैं या जितने भी पहले चेंजेस अभी चल रहे हैं वो आप सारे इसमें मेंशन करके आ सकते हो। इसमें एज सच लर्निंग कुछ नहीं है मेजर इवेंट्स एंड इंटरनेशनल इश्यूज में। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आ जाता है इस यूनिट का, दैट इज अफेक्ट चेंजेस अफेक्टिंग द एचआर परस्पेक्टिव्स। एचआर परस्पेक्टिव क्या होगा? एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स, आईआर मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो इन दोनों को हमें कंट्रास्ट में भी पढ़ना है, सिमिलैरिटी में भी पढ़ना है, हर एक एस्पेक्ट से पढ़ना है। क्लियर हो गया टॉपिक? तो कहते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है यही एक ऐसी रिसोर्स है जो हर एक चीज पर इफेक्ट डालती है। ठीक है, और जब तक लेबर है, लेबर हमारी कॉस्ट नहीं है, लेबर हमारी रिसोर्स है जिसको हमें वैल्यू करना चाहिए। सो एक तरह से हम समझा के आ सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। सो दोनों को हम लिंकअप करके अपनी तरफ से कुछ मर्जी लिखाएं, ये लिंकअप हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ऐसे कुछ कोई स्पेसिफिक टर्म्स या कीवर्ड्स नहीं है इसमें, आपको जो चीज पता है वही आप लिख के आ सकते हो। थोड़ा सा मैं फिर आपको आइडिया दे देती हूँ कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें 2 ही पार्टीज होती है मेनली, एक इंप्लॉय हो गया और एम्प्लॉयर हो गया। बट जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है इसमें आएगा एम्प्लॉइज, एम्प्लॉयर, ट्रेड यूनियन, गवर्नमेंट। इसका मेन मकसद क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, कि कैसे आप ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, और इंडस्ट्रियल रिलेशन का आप आईआर पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा और ओवरव्यू दे देती हूँ इस टॉपिक का। वैसे इतना अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपको आईएलओ आ जाता है अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए, सो आईएलओ बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। और एक हमने स्टार्टिंग में जो पढ़ा था 1926 एक्ट पढ़ा था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो एक बार फिर भी हम ये देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जब अच्छे होंगे तो स्मूथ फ्लो होगा बिजनेस ऑपरेशंस का, डिस्प्यूट्स कम होंगे, मोरल अच्छा होगा, पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, सेफ एनवायरनमेंट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, और अनफेयर प्रैक्टिसेस डिस्करेज होंगी। बट जब ह्यूमन रिसोर्स हम मैनेजमेंट अच्छे से हो करेंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छे से होंगी, एम्प्लॉयज अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे, फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा, फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, और स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा जिसमें सारे लोग एफिशिएंटली काम कर रहे होंगे। सो मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी हैं, सप्लीमेंट्री भी हैं, आप कुछ भी मेंशन करके आ सकते हो इस चीज में। ठीक है, आई होप आपको इन वीडियोस के थ्रू हेल्प मिल रही होगी। एंड अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।